नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करूंगा 5 मई से लेकर 11 मई 2024 तक की दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साप्ताहिक खबरों में चुनाव संबंधित खबरें भी हैं, क्राइम और अन्य विषयों से जुड़ी खबरें हैं जिन्हें विभिन्न अंग्रेजी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी खबरों की, और पहली खबर तेलंगाना से प्रकाशित हुई है। पीएम मोदी ने दिव्यांग महिलाओं को देखकर रोका अपना बीच में भाषण। 10 मई की ये खबर है, जब पीएम मोदी महमूदनगर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और भाषण के दौरान उन्होंने कुछ दिव्यांग महिलाओं को आते हुए देखा, तो बीच में भाषण रोककर लोगों से अपील की कि उन्हें रास्ता दें, व्यवस्थित रूप से बैठने दें, और जब तक नहीं बैठने देंगे तब तक मैं अपना भाषण आगे शुरू नहीं करूंगा। इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, ये पीएम मोदी ने कहा। और उसके बाद में लोगों ने अपील को सुना और उनके लिए रास्ता दिया, व्यवस्थित रूप से बैठने के लिए जगह दी। इसके अलावा एक और खबर जो कि चुनाव संबंधित ही है। पीएम मोदी ने दृष्टिबाधित फैन के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल। 7 तारीख की ये खबर है। एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी एक दृष्टिबाधित लड़की जो कि उस भीड़ में शामिल थी, उस पर नज़र पड़ी और प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ तक पहुँचे और उस दृष्टिबाधित लड़की से कुछ देर बातचीत की। एसपीजी कमांडर उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, हालांकि थोड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उस दृष्टिबाधित लड़की तक पहुंचे और बातचीत की। कुछ लोगों ने पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सुरक्षा का मामला भी था। पीएम मोदी ने दृष्टिबाधित लड़की से बातचीत करके वापस। तो ये खबर 7 तारीख को एक वीडियो जो वायरल हुआ उससे संबंधित थी। अब बात करते हैं अगली खबरों की। अगली खबर जयपुर राजस्थान से है। लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान में अखंड रामायण का पाठ संपन्न। इसके विषय में मैंने बताया था कि 2 मई 2024 को यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और कुछ मध्य प्रदेश से पाठक आए थे। उन्होंने रामचरितमानस पाठ किया। लुई ब्रेल संस्थान के छात्र भी इसमें शामिल रहे और उसके बाद ये खबर प्रकाशित हुई। लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान, अभी इसमें 8वीं तक का एक विद्यालय संचालित है और जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया में ये स्थित है। वर्तमान में ओम प्रकाश जी अग्रवाल इसके महासचिव हैं। उन्होंने संस्था की जो गतिविधि हैं, संस्था की स्थापना है, उसके विषय में भी बताया कि 1980 में ये संस्था शुरू हुई और 4 स्टूडेंट से शुरू की गई थी, ये उन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त बाद में कई कार्यक्रमों से ये जुड़ी रही, जिसमें शॉर्ट हैंड भी शुरू किया गया था, हैंडलूम शुरू किया, कुर्सी बुनाई से लेकर कंप्यूटर प्रशिक्षण तमाम। अब इसमें विद्यालय संचालित है। 2 क्राइम संबंधित खबरें भी प्रकाशित हुई है, जिसमें से एक खबर को कई न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। आधा दर्जन से अधिक जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया, जिसके विषय में अब मैं बता रहा हूँ। मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित खबर है, बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर रही है। और इस खबर में एक दृष्टिबाधित जिसका नाम नरेंद्र और मेरठ के पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, उसकी हत्या से जुड़ा मामला है। बाद में इसमें पुलिस ने तहकीकात की और जल्दी ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया।
खबर के अनुसार नरेंद्र पशु चिकित्सालय में कार्यरत था और अपने 2 बच्चों और पत्नी पूनम के साथ रह रहा था। पूनम का किसी धीरज नाम के व्यक्ति से अफेयर था और उसी के चलते ये हत्या हुई। ये भी बताया गया कि नरेंद्र एक दिन पहले उसने पूनम को बताया कि वो अपनी सिस्टर के वहाँ कल जाएगा और इसके लिए धीरज ई रिक्शा लेकर आया और दूसरे दिन नरेंद्र को बिठा कर ले गया। वहाँ पर बताया गया कि शराब वगैरह पिलाई और उसके सहयोग में 2 व्यक्ति और थे जिनको सफारी दी गई थी। 80,000 की 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया गया था इस हत्या के लिए और बाद में भोला झाला नाम के एक जगह पर पानी में उनको धक्का दे दिया जिसके कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। और इसके पीछे कारण बताया गया है कि सुसाइड का मामला तहकीकात में मालूम प्रतीत हो इसलिए पानी में धक्का दिया गया। बाद में पूनम ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई और आरोप लगाने का प्रयास किया परिवारजनों पर। परिवारजन ने भी पुलिस थाने में तहरीर दी। पुलिस ने जांच की, 50 से अधिक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पूनम के फ़ोन डिटेल भी निकाली और उससे सारा कुछ क्लियर हो गया। 4 आरोपी जिसमें पूनम, नरेंद्र की पत्नी और धीरज उसका फ्रेंड, इसके अतिरिक्त 2 और आरोपी जिनको 18 से 20,000 रुपये दिए गए थे और 80,000 में हत्या करने का जो मामला है वो तय हुआ था। तो चारों को अब जेल भिजवा दिया गया है और इस खबर को कई न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। एक और खबर राजस्थान के गंगानगर जिले से प्रकाशित हुई है। कुलवंत, जिसकी काफ़ी चर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने की और ये भी खबर जो है बहुत ही सीरियस कर देने वाली थी। कुलवंत गंगानगर का रहने वाला था और वहीं पर यानी अपने घर से 60 किलोमीटर दूर व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। अगली खबर भी क्राइम संबंधित है। दृष्टिबाधित व्याख्याता की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। ये कुलवंत से जुड़ा मामला जो कि श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला था और अपने निवास स्थल से 60 किलोमीटर दूर कार्यरत था, जो कि स्कूल जो है बीकानेर में उसका पड़ता है। अर्जुन सर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में वो कार्यरत था। काफ़ी चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेकर हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से कयास भी लगा रहे थे। मेरी भी कुछ लोगों से वहाँ से जो जुड़े हुए लोग थे उनसे बात हुई, क्योंकि मैंने भी संगठन की तरफ से एसपी सहित 3 जगह लेटर भेजा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कुलवंत को हम लोग जानते थे और बाकी खबर में प्रकाशित हुआ और काफ़ी चर्चा इस पर हुई है और बहुत सीरियस मामला है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये सुसाइड का मामला था या फिर हत्या का। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो लोकेशन लोगों ने बताई उसके हिसाब से मामला अलग लगता है और जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से ये बात सही है कि वो
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे जो लोग नौकरी पा रहे थे उनके खिलाफ था और एक व्यक्ति के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कराई थी पहले, और बाद में वो एफआईआर दर्ज जो कराई थी वापस ले ली थी प्रेशर के चलते, क्योंकि कुछ लीगली समस्या उसमें आई थी तो वापस उसको लेनी पड़ी थी। 4 महीने पहले मेरे से बात हुई थी और कुछ डेटा मांगा था तो मैंने उपलब्ध कराया था, तो वो इस कार्य में लगा हुआ था, तो इसलिए एक संदेह भी उत्पन्न होता है कि ये कोई हत्या का मामला तो नहीं है, किसी ने हत्या तो नहीं की है। तो कह पाना भी बहुत मुश्किल है इसके विषय में। हालांकि परिवारजन की तरफ से संदिग्ध परिस्थिति में मौत बताई गई है, एफआईआर जो दर्ज कराई है उसमें भी, और पुलिस के पास मामला है, चुनावगढ़ पुलिस जो क्षेत्रीय थाना है उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई। तो अभी तक इस मामले में आगे कुछ निकल के नहीं आया है, और कुछ सामने आता है और जानकारी मिलती है तो ज़रूर मैं बताऊंगा, लेकिन मामला पुलिस की जांच में है, तो इसलिए इस पर अनुमान लगाना और टिप्पणी करना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। अब बात करते हैं अगली खबर की, और ये खबर हरियाणा से प्रकाशित हुई है। दृष्टिहीन गायकों ने दिया बेटी बचाओ का नारा। झज्जर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और यह कार्यक्रम सर्व विकलांग संस्था की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित कलाकारों ने भी हिस्सा लिया और बेटी बचाओ का संदेश अपनी गायकी के माध्यम से दिया। शामिल होने वाले कलाकारों में संजीव जो कि अंबाला के रहने वाले हैं, तरुणा हिसार के रहने वाली है, वहीं सोनलाल सिंगला पानीपत के रहने वाले हैं, इनका भी जिक्र हुआ है। डीसी रमेश चंद्र ने कलाकारों को सम्मानित किया, साथ ही क्षेत्रीय सरपंच उप सरपंच सहित कई गणमान्य लोग शामिल इस कार्यक्रम में हुए, उन्होंने कलाकारों की प्रशंसा की। इसके अलावा नेत्रहीन खिलाड़ी ने बयां किया अपना दर्द। ये दमोह मध्य प्रदेश की खबर है। सुषमा जो कि पूर्व में एक कैप्टन के रूप में ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया, अभी तक कोई सम्मान भी नहीं दिया। एक निजी कार्यक्रम में उसको सम्मान मिला, वो अपने पेरेंट्स के साथ में उस निजी कार्यक्रम में शामिल हुई जहाँ पर उसको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कोई भी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जबकि वो मध्य प्रदेश की तरफ से एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली लड़की है मध्य प्रदेश की तरफ से। इसके बारे में बताया, साथ ही ये भी कहा कि उड़ीसा सरकार दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए और नौकरी देती है, वहीं कर्नाटक सरकार 5 लाख रुपए और नौकरी देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सुषमा दमोह के एक छोटे से गांव घाना मेला की रहने वाली है और बचपन में आँख में तीर लग जाने से उसकी दृष्टि चली गई थी, इसके विषय में बताया। इसके अलावा रेलवे संबंधित खबर भी प्रकाशित हुई है। समीक्षा के बाद रेलवे मंत्रालय ने वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों में सीट रिजर्वेशन के लिए दी मंजूरी। ये वंदे भारत, दुरंतो, राजधानी और ऐसी कई जो ट्रेन है जिसके लिए ये मंजूरी दी गई है। अब इसमें 4-4 सीट की व्यवस्था दिव्यांगों को मिलेगी
फिर चाहे उसके पास रियायत पास हो या नहीं, ये सुविधा सभी के लिए होगी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी खबर थी, सीटों के बारे में भी इसमें बताया गया था और आगे भी इसमें चलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसमें क्राइम संबंधित खबरें भी थी। और क्राइम संबंधित खबरों के विषय में मैं बताना चाहूँगा, हर 1 महीने 1.5 महीने में ऐसी एक खबर क्राइम संबंधित आती है जिसमें हत्या का, दृष्टिबाधित की हत्या का मामला या मारपीट का मामला शामिल होता है। मारपीट के तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन हत्या का भी मुझे लगता है कि हर महीने में 1 या 2 खबर, कई बार तो ज़्यादा खबर भी आती हैं। और दूसरे दिव्यांगों की बात करें तो सप्ताह में 1-2 खबर से ज़्यादा खबरें आती हैं हत्या की, जिसमें दूसरे दिव्यांगों की हत्या होती है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन लोगों से हम परिचित होते हैं, उनके विषय में जानते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर खबरों को पढ़ता हूँ तो हर महीने कोई न कोई हत्या का मामला दृष्टिबाधित संबंधित आता है। क्राइम संबंधित मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ये भी सही है कि आजकल सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है। सोशल मीडिया और खबरों के पढ़ने के साधन उपलब्ध हैं, पहले भी होते होंगे, लेकिन अब आसानी से ये सब कुछ सुनने को मिल जाता है। और बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक जो हैं खबरें आती हैं, खासकर दिव्यांगों, दृष्टिबाधितों को लेकर, जो कि नहीं होना चाहिए। और क्राइम संबंधित डेटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, ये एक खबर में भी प्रकाशित हुआ। आरटीआई शायद लगाई थी किसी ने, उसमें ये मामला आया था कि सरकार के पास से क्राइम संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। तभी ये अनुमान लगाकर आप बताते हैं पूरे साल भर में 2020-21 में 129 मामले ही बताए थे राज्यसभा में, जब उनसे प्रश्न किया गया था दिव्यांगों की हत्या से संबंधित, क्राइम संबंधित, तो क्राइम बताया 129, जो कि मुझे लगता है कि कुछ महीने के ही मामले हो सकते हैं, ये पूरे साल के नहीं, उन्होंने पूरे साल के बताए थे। तो इसको लेकर बहुत अभी काम करना बाकी है, सरकार को करना चाहिए डेटा, और इस पर जो है हेल्प डेस्क होनी चाहिए, सहायता के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। खैर, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।